Bismillahirrahmanirrahim. We start the session, building winning team, and thank you very much for the team for organizing this program. एक मैनेजर की एक सीईओ का टीम के अंदर, उसकी कंपनी के अंदर बड़े सीरियस इश्यूज थे। सीईओ साहब जो थे वो कहते थे कि 40-50 लोग थे उसकी टीम के अंदर, तो वो कोई भी जो टीम के लोग थे आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो होती थी वो शेयर नहीं करते थे, जिसकी वजह से उसका जो रिज़ल्ट जो था काफ़ी पुअर था। एक दिन उन्होंने कहा कि हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसके 3 राउंड्स होंगे और उसमें आपने पार्टिसिपेट करना। उनका ठीक है जी। सबको एक बड़े हॉल में ले जाया गया और टेबल्स पड़ी थी। उन्होंने कहा यहाँ बैलून्स पड़े हैं, तो आप अपना अपना हर जो बंदा है बैलून पकड़ेगा और उसको ब्लो करेगा, और जब वो बैलून बन जाएगा, ब्लोना पहुँच जाएगा, तो उसके ऊपर अपना मार्कर पड़े हैं, इस पर अपना नाम लिख दें इसके ऊपर। और उसके बाद जब नाम लिख दिए उन्होंने उसके ऊपर, उन्होंने कहा जी आप इधर रख दें, आप कमरे से बाहर चले जाए। तो राउंड नंबर 1 ख़त्म हो गया। राउंड नंबर 2 में दोबारा उनको बुलाया गया। उनको कहा जी कि अब आप ये जितने भी बैलून्स आपने नाम लिखे थे वो टेबल पे रख दिए। कुछ और बैलून्स देखे जो ब्लैंक थे, जिस पे नाम नहीं लिखे हुए थे, उनको मिक्स कर दिया गया। तो जब सारे बैलून्स मतलब 40 लोग थे तो वहाँ 40 और बैलून ऐड कर दिए खाली, और उसके बाद 40 वो बैलून जिनके ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा था वो काफ़ी ढेर सारे हो गए, कमरा भर गया। अब उन्होंने एक्टिविटी दी सीईओ साहब ने कि चलें जी आप एक काम करें कि आप अपने जो नाम का बैलून ढूंढें। अब 100 बैलून्स पड़े हैं। अब जिसका बंदे का जो नाम था अब हर बंदा ढूंढ रहा है। एक अजीब सा एक मैस क्रिएट हो गया, किसी को अपना नाम ही नहीं मिल रहा। नाजिया लिखा है, शफक लिखा है, हादी लिखा है, शिफा लिखा है, हर बंदा जो है वो अपने अपने नाम का बैलून ढूंढ रहा है, नाम ही नहीं मिल रहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी चलें ऐसे है कि तीसरा राउंड करते हैं। आप तो कंफ्यूज ही हो गए हैं और 10 मिनट्स का टाइम दिया, 10 मिनट्स में लगा के भी लोगों को अपने नाम का बैलून नहीं मिला। तीसरा राउंड में अच्छे ऐसे करते हैं, जिसको जो भी बैलून हाथ में आता है उसका जो जिसके बंदे का नाम लिखा है उसको आवाज़ दें और भैया तेरा बैलून अपने हाथ में पकड़। तो विद इन 10 मिनट सबके पास उसके बैलून पहुंच चुका था। तो लोगों ने कहा यार ज़बरदस्त चीज़। उन्होंने कहा दैट इज़ अ पावर ऑफ टीम वर्क। हमारे अंदर इतनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हम इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं, छुपाते हैं, सबसे बढ़कर ट्रस्ट नहीं होता हमारा एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से अगर हम ट्रस्ट करें तो अपने जो इंडिविजुअल टारगेट्स तो माइट भी हम अचीव कर लें, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो अचीव नहीं होते। तो दैट इज़ अ सीक्रेट ऑफ टीम बिल्डिंग कि अगर हम बिग पिक्चर को जेन में रखें, अगर हम कलेक्टिव गोल्स को जेन में रखें तो वो गोल अचीव हो जाता है विद इन 10 मिनट। अगर हम अपने इंडिविजुअल गोल को रखा तो फिर क्या होता है, हम टकरे मारते रहते हैं, बैलून ही नहीं मिलता, हमारा गोल अचीव नहीं होता। कहते हैं कि इंडिविजुअल जो होता है अगर वो एक मैच जीत ले उसको कहते हैं ही वन द मैच। इंडिविजुअल्स विन द मैच बट टीम विंस द चैंपियनशिप। जो चैंपियनशिप होती है वो एक इंडिविजुअल नहीं जीतता। अब मेरी बात समझ गए? तो दिस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ द टीम बिल्डिंग। मैं ये जो आज का जो सेशन है ये आपके साथ जो करने जा रहा हूँ, ये जो सेशन करने जा रहे हैं आपके साथ, इस सेशन की जो बुनियाद है, फिलॉसफी है, क्या है, क्यों है ये विनिंग टीम। पाकिस्तानी लोगों के अंदर ना एक बड़ी एक इशू है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इंडिविजुअली दे आर ऑसम, दे आर सुपरस्टार्स। आज चाहे क्रिकेट टीम हो, आपके 5-7 सुपरस्टार निकलेंगे, टॉप 10 रैंकिंग में निकलेंगे दुनिया की, ठीक है जी, किसी भी फील्ड में आप चलेंगे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एज अ टीम वी आर पैथेटिक। हमें टीम में काम करना नहीं आता। और मेरा ख्याल है कई फैमिलीज बैठी हैं, सबसे बड़ी टीम तो मियाँ बीवी की होती है जो घर में होती है जी, लड़ते रहते हैं बेचारे। तो वो 700% आपको पता है कोविड में हमारी सेपरेशंस डाइवोर्सेस हुई हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएसए। हैं जी, तो वो क्या है जी कि वो ये टीम बिल्ड नहीं कर पाए, चाहे वो घर में हो चाहे कॉर्पोरेट। तो इसकी जो बुनियाद आज का सेशन की कि क्योंकि हम सीईओ क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं,
मैनेजमेंट हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा जो एक फोटे है वो सीईओ क्लब है। तो मैंने ये देखा कि 1000 कंपनियों के सीईओज़ के साथ जब हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, उनकी कॉर्पोरेट प्रोफाइल्स लिखे, तो नंबर 1 रीज़न क्या निकली कि सक्सेस फैक्टर की, जिसे की सक्सेस फैक्टर कहते हैं, वो क्या थी कि जनाब जी कि पहली चीज़ होती है किसी भी कंपनी के सक्सेस की, वो उस कंपनी के सीईओ का विजन होता है। उसने विजन देखा था कि ये मैंने ये कंपनी बिल्ड करनी है, आज मैंने TCS बना लिया है, आज मैंने एंगरो बना लिया, आज मैंने इतने बड़े बड़े, ये पाकिस्तानी कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो कि ग्लोबल, जिनकी केस स्टडीज़ हार्वर्ड में पढ़ाई जाती है। और सेकंड जो कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर था सक्सेस में, जिसको की सक्सेस फैक्टर कहते हैं, वो था कि उन्होंने अपनी विनिंग टीम बनाई। कोई भी विजन जो होता है अचीव नहीं हो सकता जब तक उस कंपनी के सीईओ ने अपनी टीम बिल्ड नहीं किया। तो दैट इज़ अ रीज़न। और कोई भी बिजनेस नाकाम होता है, यकीन जानिएगा कि वो टीम की नाकामी होती है। लोग उस पर ट्रस्ट करना, विजन को बाय नहीं करते, छोड़ जाते हैं, और कंपनी ख़त्म हो जाती है और वो बंदा अकेला रह जाता है। तो आज का ये सेशन इसी के ऊपर है, क्या कि कतरों से मिलकर समंदर बनते हैं, कंकरों से मिलकर पहाड़ बनते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे मिलकर इस पूरी कायनात एक कहकशाएँ बनाते हैं। इसलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जी है ना, ये है टीम वर्क। यू नो एनीबॉडी कैन गिव मी द आंसर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनर्जी? एनर्जी का तो सबको पता है जी, प्लीज़। Two forces are working in a parallel direction. टू फोर्सेस आर वर्किंग इन अ पैरेलल डायरेक्शन। और टीम बिल्डिंग का कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनर्जी इन टीम? Like if team members are working in one direction, then it's like they are working in synergy. ओके, गुड। For the same purpose. फिर सेम पर्पस, पीछे सलीम बैठे हैं, The common goal. कॉमन गोल, Keeping willing to collaborate, having the same energy. सेम एनर्जी, कोलैबोरेशन। करीब पहुंच गए हैं 40-50%, 100% अभी तक जवाब नहीं आया किसी का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिनर्जी? ये आपको टीम वर्क समझने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सुन लीजिए, टीम का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, उसका मतलब है बरकत। क्या बोला जी? बरकत। मतलब एक और एक क्या होते हैं जी? 2 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। इसका मतलब 2 का मतलब है कि 2 कव्वतें मिलके काम कर रही हैं तो वो 2 हैं, अगर उनमें सिनर्जी नहीं है। अगर सिनर्जी डाल दी जाए, वही बात है कि अगर उनकी डायरेक्शन सिमत एक है, तो फिर क्या हो जाता है, बरकत पड़ जाती है, और वो 2 बंदे मिलकर 10 बंदों का वजन उठा सकते हैं। इसको कहते हैं सिनर्जी। इसका दूसरा नाम है मेगा एनर्जी। इसकी एक मिसाल देता हूँ। अगर आप में से कोई MBBS डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, ये जो बाजू है, ये आई एम लिफ्टिंग माई दिस हैंड, ज़रा गौर से देखिएगा, नाजिया ये गौर से देखिए, आई एम लिफ्टिंग दिस माई दिस हैंड, ठीक है। अब ये लिफ्ट करने के लिए ना, आपको पता है कि 14 मसल्स आर यूज्ड। ऐसे नहीं बाजू उठ जाता। किसी बाजा का बाजू टूटा हो या उसको उठा के दिखाया होगा, नहीं भाई साहब ये हड्डी के लिए हो, नहीं भाई। उसकी जो 14 मसल्स हैं, क्या कहते हैं कि जो मसल, जब आप अपने नर्वस सिस्टम से मैसेज देते हैं ये लिफ्ट दिस आर्म, तो क्या होता है कि जो मसल्स हैं, ये बॉडी, ये कंधे से लेकर ये इसके अंदर से दाएं बाएं 14-15 मसल्स हैं, वो मसल्स क्या करते हैं, एक कोलैबोरेट करते हैं। 13 मसल्स जो होते हैं ना, 13 मसल्स, क्या बोला जी, वो मिल जाएं तो फिर भी बाजू नहीं उठता जब तक 14वां ना मिले। छोटी सी मिसाल है इसकी, आपको देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी कभी स्टक हुई है? हाँ सलीम, कहीं सड़क पे गाड़ी बंद हो जाती है तो क्या करते हैं, आप गाड़ी पे निकलते हैं और गाड़ी के ऊपर अब बंदा कोई नहीं है, आप खुद ही गाड़ी के ऊपर कहते हैं यार थोड़ा सा अगर पुश को देना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके ना कोई बैटरी और करंट का इशू चल रहा है। तो अब वो गाड़ी से निकल के आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, एक बेचारा बाइक पे या साइकिल वाला आपको गुजरता हो, आपको देख के बेचारे को तरस आ जाता है, वो साइकिल या मोटरसाइकिल रोकता है और आपको गाड़ी का कहता है भाई साहब आप ज़रा स्टीयरिंग पे हाथ रखें, मैं पीछे से पुश करता हूँ। अब गाड़ी बड़ी गाड़ी है, करोला है, ये 4 जो अपना 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो वो गाड़ी को दूसरा बंदा आकर थोड़ा सा पुश करता, गाड़ी बस हल्की सी हिलती है। कोई बड़ी गाड़ी है ना, फर्क नहीं पड़ा, हिल रही है। पहले बंदे तो हिली नहीं थी, दूसरे ने आके जोर लगाया, तीसरा एक और से उधर से गुजरा, साकब गुजरा उधर से, यार ये बेचारे 2 बंदे लगे हुए हैं। साकब का फैक्टर आता है, एक साकब कहता है जनाब अल्लाह अकबर या अली मदद, वो क्या करता है, तीसरा बंदा आकर थोड़ा सा और पुश करता है तो गाड़ी के पहिए स्टार्ट हो जाते हैं। और जो उसके बाद चौथा आता है,
कहता है जनाब गाड़ी तो अभी भी स्टॉप पिक नहीं पकड़ी, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं आएगी, मोमेंटम नहीं होगा, रेस पे इग्निशन नहीं काम करेगा। तो वो क्या करता है, चौथा बंदा आगे कहता है जी और अल्लाह अकबर करके धक्का लगाता है, गाड़ी स्पीड से जाती है और स्टार्ट हो जाती है। वो जो चौथा फैक्टर या तीसरा फैक्टर आता है ना, एक्चुअली वो है असल में सिनर्जी। दैट इज अ पावर ऑफ टीम वर्क। कि दो बंदे मिलकर काम नहीं कर पा रहे, तीन बंदे मिलकर काम नहीं कर पा रहे, 13 मसल्स काम नहीं कर रहे, 14वां कर दिया, तीसरा नहीं चौथे ने काम कर दिया। इसी तरह कंपनीज के अंदर, अदारों के अंदर 2 से 3 जो क्रिटिकल जो फैक्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, इसलिए कहते हैं किताब है दुनिया की बेस्ट सेलिंग, उसका नाम है कीप द की पीपल हु कीप द कंपनी। मैं सीईओज को ये ट्रेनिंग देता हूं कि अपने जो की लोग हैं इनके साथ बना के रखें, इन पर ट्रस्ट करें। अगर आज ये जो वीडियो है या ये जो ट्रेनिंग है, जो सेशन आज का चल रहा है, अगर आपकी कंपनी, आप सीईओ हैं या आप सीईओ बनना चाह रहे हैं, अगर आप टीम डायनामिक समझ आ जाती है तो यकीन जाने आप बहुत बड़े, आप भी बिल गेट्स, आप इस स्टीव जॉब बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स बनाई। आज टीम्स सारा अदारा चला रही है, ऑटो पे सिस्टम चल रहा होता है, ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे सिस्टम डिवाइस करते हैं। ओके जी, आपको मज़े की बात बताता हूँ मैं कि मैं अक्सर बड़ी कंपनियों में जाता हूँ, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सीरियस किस्म के टीम के अंदर, और सबसे बड़ी जो सरदर्द होती है बिजनेस का, पैसों का शायद इशू नंबर 1 हो, लेकिन उससे भी बड़ा जो इशू नंबर 1 है वो वहाँ के कंपनी के जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, वो आपस में उनकी ईगो बैटल चल रही होती है, उनकी आपस में मैं की आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं और कंपनी का काम रुका पड़ा होता है। तो दिस वाज आज का टॉपिक था। हाँ जी, बिफोर आई स्टार्ट माई प्रेजेंटेशन, अगले जो 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि लंबी टेस्टिंग नहीं होगा, फिर क्वेश्चन आंसर, मैं चाहता हूं कि आपको इंगेज किया जाए। आप मुझे बताएं 3-4 बेसिक क्वेश्चंस करें ताकि हम इस सेशन को आगे लेके चलें और इसको फिर कंक्लूड करें। ओवर टू यू गाइस जी, प्लीज़ फ्रॉम ऑडियंस, कोई 2-3 क्वेश्चन। हाँ जी, शफक आप जरा आ जाएंगे, लिख लेंगे इधर क्वेश्चन। हाँ जी, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप क्वेश्चन लिखते जाएँ, ये मार्कर पड़ा है, आप बेसिक क्वेश्चन करें जी। 2-3 क्वेश्चन रिगार्डिंग द टीम जी प्लान। Sir, what is the difference between a team and a group? वाह वाह, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी कि ग्रुप में और टीम में क्या फ़र्क होता है, यानी कि हम कहते हैं कि हम हजूम हैं, हजूम में और एक टीम में क्या फ़र्क होता है। वैसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, बुरा नहीं मानिए, जो बोलना सच बोलना है। ये पाकिस्तानी कौम है या हजूम है? कल जो नेशनल असेंबली में हुआ क्या था, टीम वर्क था या हजूम वर्क था? टीम वर्क था। मैं उस बेचारी की, आप भी आंख पे लगती ना, आपकी भी वो बजट की जल्द आपको भी कहती हैं, आप इस वक्त एक कर रही होती हैं अपनी। हाँ जी, टीम वर्क था कल जो देखा आपने सारी टीम में पाकिस्तान ने, टीम वर्क। अच्छा चले, मैं उधर नहीं जाता। सवाल था कि जी हम हजूम है या टीम है, क्राउड है या कोई बाकी कोई एक कौम है। देखिए ना, ये 90% एक ही जबान है कि वी आर नॉट अ नेशन, वी आर नॉट अ टीम ऑफ अ वन, ठीक है, वन नेशन वन टीम, बल्कि क्या है, वी आर हजूम, क्राउड। ठीक, तो इसमें फ़र्क क्या, लिखें जी। दूसरा क्वेश्चन जी, इसकी मैं आगे जाता हूँ प्लीज़। सर, हाई अचीवर्स और एवरेज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं टीम में? हाई अचीवमेंट की टीम को, हाई अचीवर टीम में डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं, हाई अचीवर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, तो किस तरह एज अ टीम लीडर कैसे उसको मैनेज करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि टीम लीडर जो होता है वो टीम के अंदर एक बंदा बड़ा ज़रा हाई अचीवर है, यानी कि थोड़ा सा वो ज़्यादा तेज़ है, वो ठीक है जी, तेंदुलकर आ गया या कोई शाहिद अफरीदी आ गया उसकी टीम में, या एक नॉर्मल प्लेयर है, तो कैसे मैनेज करे टीम लीडर, प्लीज़। सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन आप बताएं नाजिया। High achiever going a high achiever becoming a low achiever, high achiever low achiever भी तो हो जाता है, तो how to handle a high achiever becoming a low achiever? बड़ा सिंपल सा ये लिखें जी कि हाई अचीवर जो होता है किसी टीम के अंदर, वो लो अचीवर क्यों बनता है, और dysfunction of a team, किसी भी टीम के डिसफंक्शंस क्या होते हैं, ये चौथा सवाल है जी। हाँ जी, पीछे बैठे दोस्त। मेरा सवाल है कैपेसिटी बिल्डिंग। जो साकिब का क्वेश्चन है, इसी को मैं रिलेट करूंगा विद द कैपेसिटी बिल्डिंग, कि आप कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करते हैं टीम की कैपेसिटी बिल्डिंग इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल की बिल्ड होगी तो आई एम श्योर वो दैट विल सिनर्जाइज विद द टीम। दूसरा जो है, आपने बात की बड़ी अच्छी इंडिविजुअल और टीम की। सो चूंकि मैं गोल्फर हूँ, आई नो कि दैट इंडिविजुअल पाकिस्तानी हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। इवन दिस प्रॉब्लम इज, इस साइड पे आए प्लीज। जी जी बोले आप। दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द साउथ एशिया। द रीजन बीइंग इज कि अगर आप देखें तो साउथ एशिया की कोई फुटबॉल की अच्छी टीम नहीं है,
एंड दैट इज द रीजन कि हम जो टीम बिल्डिंग जिसको कहते हैं या एज एन टीम प्लेयर वी आर नॉट अ टीम प्लेयर। ठीक है, इंडिविजुअली तुम बहुत अच्छा खेल सकते। आपका जो सादा सा जवाब मैं देता हूँ इसका, फिर आके जो टिप्पणी आता हूँ। क्वेश्चन ये होता है कि देखिए जी, कोई भी होता ना जी, 3 चीज़ों का याद रखिएगा। ये बड़ा आपस में क्या होता है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। फर्स्ट क्या जी, इंडिविजुअल की सेल्फ डेवलपमेंट, क्या बोला जी, दूसरा क्या है जी, टीम डेवलपमेंट, और तीसरा क्या है जी, बिजनेस डेवलपमेंट। ये बिजनेस की जो डेवलपमेंट है या कंपनी की जो डेवलपमेंट है उसका तल्लक टीम डेवलपमेंट के साथ है, और टीम डेवलपमेंट का तल्लक आपके इंडिविजुअल की कैपेसिटी बिल्डिंग या उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ। तो तीनों का आपस में क्या है, एक सिनर्जी है। ठीक, हम इसको शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लें जी, कोई इधर से कोई और है प्लीज़, बाद में भी हम क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, आप बोलिए। सर, टीम जितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है उसमें क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है? मैं एक मिसाल भी देता हूँ कि मेरा अपना ताल्लुक जो है साइकिलिंग ग्रुप से है। तो 1 साल हो गया, कोविड में माशाल्लाह साइकिलिंग बूस्ट हुई, तो वहाँ ये हुआ था कि जितने भी बड़े ग्रुप्स जिनमें ज़्यादा सारे एडमिन्स थे वो ग्रुप सारे टूट चुके हैं। जिस ग्रुप को सिर्फ एक एडमिन चला रहा था वो ग्रुप्स माशाल्लाह बड़े कामयाब नज़र आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? सही कह रहे हैं कि जब टीम से एक पे ग्रो कर जाए तो फिर क्या इसका सोल्यूशन है? हाँ जी, लास्ट को एक हाथ और हुआ था, आप बोल दें जी। Key factors in building winning team. One liner. की फैक्टर्स, टीम बिल्डिंग के की फैक्टर्स क्या हैं जी, लिखें जी। हमने 5-6 क्वेश्चंस लिख लिए हैं की फैक्टर्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा से आगे कर दीजिए ताकि फिर मैं एक एक करके ये सारे सवाल आपके साथ शेयर करता चला जाऊंगा, और उसके बाद एंड पे हमारा ये 30 to 40 मिनट का सेशन होगा, और क्वेश्चन रह जाएंगे तो हम एंड पे ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगी और उसके सेशन खत्म हो। नो, कमिंग टू द टीम। टीम क्या होती है, ज़रा स्लाइड चेंज कर, इसको इसको किधर रख दें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंसाइटफुल क्वेश्चन। आई लव क्वेश्चंस। कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं, अगर आप सवाल नहीं करते, ठीक है जी, ठीक है जी, तो आप अगर आप सवाल करते हैं तो यू आर अ फूल फॉर वंस। अगर आप एक सवाल कर लेते हैं तो आप बेवकूफ़ लोग कहेंगे यार क्या बेवकूफ़ों वाला क्वेश्चन कर लिया। अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो यू फूल रिमेन फॉर एवर। ज़िंदगी भर हम बेवकूफ़ रहते हैं अगर हम क्वेश्चन नहीं करते। चलते हैं जी टीम की तरफ, आगे चलें जी। ये देखें जी, ये एक हदीस पाक है, पीछे चलें जी। ये देखें जी, अ गुड कंपेनियन इज़ बेटर दैन बीइंग अलोन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से शुरू करते हैं। ये बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, मैंने आपके सामने ये सेशन ओपन अप करने से पहले ये रखी है कि अकेले होने से बेहतर आपके पास कंपेनियन हो, दैट इज़ अ टीम मेंबर। यानी कि आपकी टीम के साथ आपकी जो लाइफ होती है डिफरेंट होती है। मैन इज़ अ सोशल ह्यूमन बींग। नेक्स्ट, ये हमारा जो इट इज़ बेटर टू हैव 1 पर्सन वर्किंग विद यू रादर दैन 3 वर्किंग। ये पहले तो सबसे पहले ये सिमेंटिक्स चेंज करना है। मैं अक्सर लोग कहता हूँ, अगर मैं कोई हेड बन गया हूँ किसी डिपार्टमेंट का या सीईओ बन गया हूँ, मेरे अंडर ना पाकिस्तानियों की ईगो इतनी बड़ी है कि मेरे अंडर ना 100 बंदा काम करता है जी। खुदा के लिए अपना पहला लफ्ज़ चेंज कर दें कि मेरे साथ 100 बंदे काम करते। अगर अल्लाह ने आपको हेड बनाई दिया है, आपके अंडर काम नहीं कर रहे, वो आपके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं जब कम्युनिकेशन बैरियर भी इसी वजह से आता है कि हम लोगों के साथ बातें नहीं करते, हम लोगों की बातें करते हैं। बड़ा फ़र्क है, ये समझना है। हम लोगों के साथ बातें नहीं करते, लोगों की बातें करते हैं लेकिन लोगों के साथ बातें नहीं करते। नेक्स्ट जी, टीम क्या होती है, ये ज़रा ये में रखिएगा। ये एक बड़ा बेसिक फिलॉसफी ऑफ टीम है जी, कि टीम क्या होती है। एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं with complementary skill who work together with the purpose of cooperating to achieve mutually recognized goal। अगर इसके अंदर गोल्स मिस कर दिया जाए, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल माइनस कर दिया जाए कि आपके कुछ स्किल्स हैं जो मेरे स्किल्स हैं, एक बॉलर है तो एक बैट्समैन है, मतलब बैट्समैन अगर अच्छा बॉलर नहीं है तो बॉलर अच्छा, तो दोनों के स्किल्स जो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बॉलिंग का स्किल, बैटिंग का स्किल, और थर्ड क्या जी आपके फील्डिंग का स्किल्स। आपको पता है एक वक्त था कि सर बॉलिंग और बॉलिंग पे फोकस था, जो फील्डिंग पे फोकस नहीं रहा कभी भी। जब जैसे पिछले 8-10 साल में क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हुए तो उन्होंने बॉलिंग के साथ जो अच्छा जो कि विकेट का जो पीछे खड़ा हुआ बंदा, विकेट की कीपर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई, और जो स्लिप में या साइड पे जो कैच पकड़ने वाले होता था, एक कैच भी हम मिस कर देते थे, एक चौका मिस कर देते थे, मैच हार जाते थे। तो पता चला कि ये भी बहुत स्किल, तो उन सारे डिफरेंट स्किल्स के लोगों को फिर बॉलिंग के अंदर डिफरेंट स्किल्स हैं। कोई स्पिन है, कोई फास्ट है, कोई मीडियम पेसर है,
कोई स्विंगिंग कर रहा है, कोई इनसाइड कर रहा है, कोई आउटसाइड कर रहा है, तो 3 4 5 6 किस्म के ना उनकी वो स्किल्स हैं जो वो कर रहे होते हैं, और उससे जाके कहीं एक टीम डेवलप होती है। एक अच्छा जो अगर आप टीम का कर रहे हैं, खिलाड़ी हैं या कैप्टन है, तो अपनी टीम जब फाइनल करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स के लोगों को क्या करते हैं, अच्छा बॉलर, स्पिन बॉलर, 3 अच्छे जो फ्रंट जो फर्स्ट पेयर पे खेलने वाले लोग, 3 4 5 लोगों को आप क्या कर रहे होते हैं, वो मज़े के वो आपके स्किल्स को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जाके ये मैच हो रहा होता है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट करें जी। तो ये दिस इज़ द कार्ड, दिस इज कार्ड टीम। आगे चलें, ये बेनिफिट्स होते हैं जिसको मैंने पहले बोला। सबसे पहला बेनिफिट क्या जी, सिनर्जी। नेक्स्ट क्या जी, ये पर्सनल बेसिस को अपने साइड पे करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड क्या जी, ऑफसेट पर्सनल बेसिस जनरेट मोर ऑप्शंस। नेक्स्ट ये देखिए जी, कुछ एक्सेप्टेबिलिटी, ऑनरशिप, हाई मोटिवेशन, हाई इनोवेशन, टीम जो होती है वो इनोवेशन करती है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जब अगर आप अच्छी टीम बना लेते हैं। नेक्स्ट, अब जब प्रोसेस शुरू करते हैं, जिसकी बात आपने बोला था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप एंड अ टीम, या क्राउड और टीम में एक विजन की बात। आपका अगर आपसे मैं सवाल कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, एक मैं आपसे सवाल पूछ लूं, है जी नाजिया, पाकिस्तान का ये क्या शेयर्ड विजन की बात है, पाकिस्तान का विजन क्या है, विजन स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, मिशन स्टेटमेंट कहते हैं, है ना। प्लीज एक बंदा बोलता जाएगा पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट क्या है जी ना। To have a place where Muslim can live, Yes. Where they can have their life as per their religion. अगर देखिएगा ये हजूम और टीम के अंदर या हजूम के अंदर फर्क है, ये बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कोई सारे कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, Two nation theory, it was based on. जो मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, मैं फिलॉसफी नहीं पूछी, पिछली हिस्ट्री नहीं पूछी, मैंने सिर्फ पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ Where पाकिस्तान। Muslim can live their life according to. ये मिशन स्टेटमेंट है, डन हो गया बस, ये मिशन स्टेटमेंट है पाकिस्तान की। हाँ पिछले 3 4 बंदे बताएं जी, पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट क्या है। कोई भी कंपनी के अंदर आप जाते हैं ना सर, एंटर होते हैं, सर आपने यूनिलीवर में काम किया, सर आप एंटर होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, किसी कंपनी की विजन स्टेटमेंट होती है ना, मिशन स्टेटमेंट होती है, फिर उसकी वैल्यूज लिखी होती है, कोर वैल्यूज। कोई कंपनी मुझे ऐसे बता दे, सॉरी साहब ऐसे नहीं होता, किसी कंपनी के विजन स्टेटमेंट कहीं लिखी होती, कोई बता दे मुझे, अदारों की कोई ऐसा अदारा बता दें जिसके अंदर विजन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट ना लिखे हो। कोई उसकी जो कौन सी बुक होती है, सर मिलिट्री ट्रैक्टर से आप मिलिट्री ट्रैक्टर वाले का है, मिलिट्री इक्विपमेंट, मुझे बताएं मिलिट्री इक्विपमेंट एक अदारा है पाकिस्तान का, मुझे बताएंगे उसकी अगर आपके पास एनुअल रिपोर्ट उसके विजन स्टेटमेंट ना लिखी हो, 200% होती है भाई, एज पर लॉ है, होनी है, लिखनी है, डॉक्यूमेंट करनी है अपनी। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, आपका आपकी स्ट्रगल, आपकी जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है भाई। मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस, आप क्यों वजूद रखते हैं। हाँ जी बोले जी, पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट क्या है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके लिए क्लैप करें। ये 40-50 बंदों में सिर्फ एक बंदे को पता मिशन स्टेटमेंट पाकिस्तान, बाकी सारे हाथ नीचे। कायदे आज़म से पूछा था इस सवाल, सर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा पता है आपको, ठीक है, तो कायदे आज़म ने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो है, हमारे पास तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी है जो होली कुरान है, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मिशन स्टेटमेंट है, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा थी, फिलॉसफी, ठीक है, जो हमारे बड़े। दूसरी बात, आपकी अपनी मिशन स्टेटमेंट है, अपना हाथ खड़ा करें और ये डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, और आपको शो मी फ्रॉम योर मोबाइल, ऐसे नहीं मैं बोलूंगा, कहीं आपकी किसी पिक्चर लगी हो, सुने कहीं पिक्चर लगी हो, आगे शो मी, आपके पास किसी मोबाइल में तस्वीर की सूरत में होनी चाहिए, जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। सर बड़ा ये मुश्किल सा टेस्ट है, मैं अक्सर लेता होता हूँ, 99% लोग पाकिस्तान में अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट कहीं लिखी नहीं। विजुअल थिंकिंग होती है जो दिमाग के अंदर होता है, मैं ये करूंगा, ये मेरी डेस्टिनेशन है, कल सुबह चेंज हो जाती है, परसों कोई और होती है। आपने यही बोला था ना सलीम साहब, हम बात कर रहे थे, आपकी अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, फिर आपकी अदारे की मिशन स्टेटमेंट और आपके मुल्क की मिशन स्टेटमेंट अगर अलाइन नहीं है, सेम पेज पे नहीं है, तो सर जी ये लम्हा फिक्रिया है, ये सेशन आपके लिए, दैट इज अलाइनमेंट। गाड़ी के 4 पहिए होते हैं,
गाड़ी को चलाता है, गाड़ी है अभी नहीं किसी को। मुझे एक बात बताइए, गाड़ी के अगर पहिए बम्पिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो क्या होगा जी? आप ना उसकी परवाह करेंगे, क्या होगा? गाड़ी चलता है ना, सोचिए आप जाके अलाइनमेंट कराएंगे। सर अगर आपकी मिशन स्टेटमेंट जाती हो आपकी, अच्छा फिर बताएं एफएमएस क्या है आपका? एफएमएस स्टैंड फॉर, बोले ना यार, एफएमएस का मतलब क्या होता है जी? एफएमएस फैमिली मिशन स्टेटमेंट, क्या बोला जी? ये नहीं यार ऑर्गेनाइजेशन मिशन स्टेटमेंट हो गई, पाकिस्तान की हो गई, कंपनी की हो गई, और आपके सबसे बड़ा अदारा किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर एरिस्टोटल क्या कहता है, सबसे बड़ा जो यूनिट ऑफ जो सिविलाइजेशन होता है ना, उसको कहते हैं फैमिली, खानदान, जिसके ऊपर पूरा समाशरा बनता है। जब खानदान को ईंटें निकलती हैं तो पूरी इमारत, पूरी दीवार नीचे धड़ाम से गिर जाती है। तो फैमिली मिशन स्टेटमेंट सर टीम बिल्डिंग समझना है कि 4 बेसिक डायमेंशन हैं, ये 4 पहिए हैं किसी गाड़ी के। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट पीएमएस, फैमिली एफएमएस, ऑर्गेनाइजेशन ओएमएस एंड सीएमएस, कंट्री मिशन स्टेटमेंट। ये 4 डायमेंशन की अगर अलाइनमेंट नहीं होगी जिंदगी में हमेशा आप कंफ्यूज ही रहेंगे। लिख लेंगे, आसान करके ले लेंगे। क्लैरिटी जब तक चारों में नहीं होगी, आप अपना दुनिया जहां मर्जी चलिए, लेकिन आपका क्लियर है लाइफ में कि आप कहां खड़े हैं और आपने कहां जाना भाई। ये टीम बिल्डिंग, ये दिस इज द बिग पिक्चर ऑफ टीम बिल्डिंग। ये सिर्फ खाली ये नहीं कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट को तो हम आगे चलेंगे देखेंगे। तो टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए है, एक सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये कहकशाएं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये चकोरों की दुनिया, मेरा की लघु आसमां देखकर परिंदों की दुनिया का दरवेश मैं कि शाही बनाता नहीं आशिया। ठीक है सर जी। तो ये जो ना, ये पूरी यूनिवर्स टीम बिल्डिंग के इस एनर्जी के असूलों पे चलती है, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। आप इसमें अंग्रेजी की मूवी भी है मैट्रिक्स, आप मैट्रिक्स का स्टडी करें। ये पूरी यूनिवर्स मैट्रिक्स पे अल्लाह ने बनाई है। अल्लाह सबसे बड़ा मैथमेटिशियन, ज्योमेट्रिक के प्रिंसिपल्स पे सारी यूनिवर्स बनी है अगर आप उसको स्टडी करें। और अल्लाह ने ये सारी की, ये कैप्चर किया। हमारे सोलर सिस्टम का नाम क्या है? हमारी जो गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। हमारे सायों की एंड्रोमेडा। कितना फर्क है दोनों में? हम सायों में आप 25 मिलियन लाइट ईयर। आप कभी गौर करें कि जो गैलेक्सीज बनी है, ये सारा जो एक उसके अंदर जो सिस्टम बना है, ये सारा टीम वर्क प्रिंसिपल्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सर कल सूरज नहीं निकलता, आपको पता है 536 में क्या हुआ था? पता है आपको 536 ईस्वी में क्या हुआ था? जो यू नो द रियलिटी, सूरज नहीं निकला था, पता है आपको ये बात? और 576 में क्या हुआ था? जरा ये अगर पीछे हो गया मुझे माफी दे दीजिए, क्या हुआ था? क्या हुआ था ना यार हॉली प्रॉफिट दुनिया में आए थे इस पीपान। कितने साल कहते हैं, और कहते हैं 36 इयर्स की जो पूरे ये पूरी कायनात पर रीबिल्ड हुई है, ये पूरा सोलर सिस्टम कि क्या हशर हो गया था। जस्ट गो टू द स्टडी द हिस्ट्री, गूगल पे डालें, देखिए स्टडी करें। डार्क पीरियड था वो, समझेगी बात? आप भी कोई एक्लिप्स आ जाता है या कुछ ऐसी चीज आ जाती है, सर कुछ चंद दिन सूरज ना निकले, सूरज क्या गलत नहीं कहा कि वो अरबों खरबों से साल दूर है, लेकिन सूरज निकल तो जिंदगी इधर होती है। पता ठीक पता एनर्जी कैसे हो साइबेरिया पे परिंदे पता 5000 किलोमीटर तय करके उड़ते हुए आते हैं गर्म पानियों में, और अपने अंडे उधर अपनी बर्फ के उस घोंसलों में छोड़ के आते हैं और इधर से हरारत देते हैं उनको। साइंस कहती है नेचर ज्योग्राफी। पता टीम बिल्डिंग है। मछली वहां से निकलती है कनाडा के वो जो कौन सा दरिया है ऑपोजिट में चलती है, पहले पानी में रुक जाती है, फिर वापस 5000 किलोमीटर वापस चलती है जहां से अंडे देके आई होती है। कौन बताता है? कौन जीपीएस उनके अंदर फिल्टर करता था जी को अपने साथ, अपने जो पिक्चरों के साथ। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। शेयर्ड विजन को एक सिर्फ एक बात याद रखिए, किसी ने फ्रैंकलिन है विक्टर फ्रैंकल की किताब पढ़ी है, इन सर्च ऑफ मीनिंग। इन सर्च ऑफ मीनिंग। सर आप 2 सवाल लिख लें। पहला सवाल अल्लामी ने जब आपने फौत हो जाना साहब ने हमने पहला सवाल हशर में हावा साहब पहला सवाल कौन सा पूछा जाएगा वैसा जब अल्लाह में हशर का रोज होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा जी? नमाज के बारे में पूछा जाएगा। नमाज पढ़ी थी
कि नहीं पढ़ी थी। वो दूसरा साल पूछा जाएगा चार साल में किताब बताएगी सच में नहीं पढ़ी थी, लिख लें प्लीज किताब का नाम। अब आपने सुन लिया है, इन सर्च ऑफ। 4 साल वो नाजी कैंप्स में रहा, सारे लोग उसके सामने उसकी यादों सुना रहे थे, सिर्फ एक वो नहीं मरा। इतनी लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन थी, इतना डिप्रेशन था। उससे पूछा गया क्यों नहीं हो उसने जिंदगी, उसने क्यों नहीं खत्म हो गया? कहता आई हैड होप, आई हैड शेयर्ड विजन, आई हैड विजन स्टेटमेंट, somebody was waiting for me। मुझे पता था कि he never lost his optimism and hope despite all the toxic and difficult situation। He said this is going to end one day, there is a tomorrow। Yes, तो जिंदगी में एक दिन आएगा तो जिंदगी है, मायूसी जो कि गुनाह है। तो शेयर विजन क्या थी, ये इंसान को इंसान बनाता है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो दफ्तर का हो, चाहे वो मुल्क का हो। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या जी, इंटरपर्सनल, ये सेंस है जी। इंटरपर्सनल आज के दौर में अगर बच्चे आते हैं सर एमफिल करना, मैंने कहा खुदा के लिए हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कहता खुदा के लिए एमफिल एक ही सब्जेक्ट में करो, पीएचडी करनी एक ही सब्जेक्ट में करो। यकीन जाने मैं कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता ये एमफिल और पीएचडी के। खुदा के लिए माफी मांगता पूरी कौम से छुड़ा देंगे एमफिल पीएचडी। एक बल्ब नहीं लगा सकता पीएचडी पास, एक टीवी ठीक नहीं कर सकता, एक घर में एसी गैस नहीं करा सकता सर। Doctors and engineers, they do need MPhil and PhDs। नाज़िम टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ, जर्नल की बात नहीं कर रहा। और पूरे पाकिस्तान में फरीक का पीएचडी नहीं मिलेगा आपको। सर हम ये आगे मतलब पाकिस्तान के उर्दू के पंजाबी के आपको 50,000 मिल जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैथमेटिशियन कितने पैदा किए हमने साइंस टीचर पैदा किए, साइंसदान पैदा नहीं किए। फिजिकल एजुकेशन के मिल जाएंगे। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1 लाख बंदा है जो टेक्निकल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी कौम के अगर देखा होगा आईक्यू किसी का, उसका मैथमेटिशियन देखो। है कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट मैं जरा ज्यादा तो मैं कहता हूँ पीएचडी करनी है तो एक सब्जेक्ट है, क्या है, इंटरपर्सनल स्किल। आज के दौर में अगर कोई बच्चा जिसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, यानी कि वो दूसरों के साथ बातचीत करने में, मैंने ए लेवल ऐसे बच्चे देखे सब्जी नहीं खरीद सकते, नेगोशिएट नहीं कर सकते। ए लेवल सारे ए लेवल लेंगे, उसे कौन जरा बैंगन खरीद के लगाओ कि अंकल गरीब है जितने पैसे दे दो। यकीन जानो उसके घर में तो मजदूर काम कर रहे थे, उसको पानी ठंडा पिला रहे हो, क्या अच्छी बात है, वो जाएगा नहीं, उसको कहते बच्चा मजदूर है। जब तक आपके पास जो इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, आप उससे अपना काम नहीं करवा सकते, तो आपकी इस तारीख को हेज। सिर्फ शेख सादी वाला जो आज के तरीक जुमला मैं बोलूँगा, शेख सादी को फरमाते हैं एक कश्ती में एक बड़े बड़े स्कॉलर बैठ के जा रहे थे सारे, और एक अनपढ़ बच्चा वो कश्ती चला रहा था। वो कहते बच्चा छोटे से बच्चा है, वो तुझे कश्ती चला लेगा ना? कहते सर कोई नहीं, मैं अपने अब्बा जी से सारी जिंदगी सीखी है, तो अब्बा मेरा बीमार है आजकल, मैं कश्ती इसकी जगह चला रहा हूँ। कहते अच्छा। सारे स्कॉलर लाके जाते, कश्ती जब दरिया के करीब दरमियान में पहुंचती है तो उससे सवाल पूछते हैं, और तुम स्कूल गए हो? कहता जी मैं तो स्कूल देख के आई नहीं, मैं तो गरीब थी, बाप ने मेरे साथ ही लगा लिया, मैं उसने मुझे मलाह बना दिया, कश्ती सिखाने का फंड सिखा दी, तैरना सिखा दिया, ये बड़ा अच्छा, ये तो बड़ी मामूली सी चीज़ है, कश्ती चलाना को चला सकते। ठीक, दरमियान में थोड़ा सा भंवर आ गया, बारिश हो गई, तूफान आ गया, कश्ती डूबने लगी, और वो कहते सारे देखो हम सारे पीएचडी पास, सारे पीएचडी थे उस वक्त के, थे ना, स्किलफुल सारे थे। तो वो सारे बैठे हुए, तो वो डर गए, खौफ आया, पानी ऊपर नीचे हुआ, तो वो बच्चा तो बड़े रिलैक्स हो के कश्ती चला जा रहा है। तो कहता है सर आपसे सवाल पूछूं, आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था कि तुम कितना पढ़े लिखे, मैंने कहा कोई पढ़ा लिखा, लेकिन आप तो सारे पीएचडी पास हैं या फिर पास हैं। तो मुझे एक सवाल पूछा, सर मैं एक सवाल पूछूं अब आपसे, क्या आपको तैरना आता है? सारे डरे हुए तैरना नहीं आता। कहता उसने पहले कहा था तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हारी आधी जिंदगी बर्बाद हो गई, और कहते सर आपको तैरना नहीं आता? कहता नहीं सर आज आपकी पूरी बर्बाद हो गई, आज आपकी पूरी बर्बाद हो गई अगर आपको एक स्किल नहीं आता। सर गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ पैराडाइम शिफ्ट किया, अगर आप नहीं सीखे और ठंडी पड़ेगी, कल चौथी वेव फिर आ जाएगी, और सिंगल जो रेवेन्यू पे बेस कर रही है ना लाइफ, उड़िया के भर रहे हैं लोग, भूखे हैं, डिप्रेशन में, सरकार को तो मांग नहीं सकता अगर उसका रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं बढ़ी, उसने अपनी टीम डेवलप नहीं की। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट
टीम बिल्डिंग के कुछ ये स्किल्स हैं जी, क्या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जी, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर सक्सेस। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर सक्सेस। ठीक होगा जी। नेक्स्ट ये देखें, कहते हैं प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया इंटरनेशनल एक फॉर्च्यून मैगजीन में ये रिसर्च पब्लिश हुई कि जनाब जी इसके अंदर ये था कि जो टीम वर्क में काम करते हैं वो आगे चलते हैं। और सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर आप बहुत करेंगे ना, नंबर 1 कंट्री जो टीम वर्क के कल्चर में बिलीव करता है और उन्होंने प्रोडक्टिविटी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, वो थे जापान। दे आर द बेस्ट इन टीम वर्क। और अमेरिका टोटल ऑपोजिट है उसके, वो इंडिविजुअल वर्क है। और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही पैथेटिक है। वो कहते हैं जी कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक होई सी, कुछ ਉਂਝ भी रावा होखियां सन, कुछ गले विच गांदा। यानी कि कुछ लोग भड़े सन कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर था नहीं था तो जो था हमारा ऊपर वाला प्राइम मिनिस्टर बुरा था और मैं प्रेसिडेंट तो वहां बुरी है। सीधी सी बात है। अब वहां बैठी थी, वहां भी 2 नंबर। तो ऐसे भी हुक्मरान आएंगे ना, जैसे लोग होंगे वैसे ही फरिश्ते आएंगे। सीधी सी बात है। हमारे जैसे करतूत है वैसे ही हमारे ऊपर। बाहर जो तेरा हाल है वही है जो अंदर तेरा ख्याल है। ये लाइन जरा याद रखिए, बाहर जो तेरा हाल है वही है जो अंदर तेरा ख्याल है। नेक्स्ट, ये फेथफुल बिलीवर्स ये और देखिए जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आर टू ईच अदर एज द ब्रिक्स ऑफ द वॉल, सपोर्टिंग एंड रिइंफोर्सिंग ईच अदर। सो सेइंग द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्लैप्ड हिज हैंड्स बाय इंटरलॉकिंग। कहते हैं कि जो मोमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे होते हैं जैसे ईंट के साथ ईंट जुड़ी होती। ये होता है हुवत का कॉन्सेप्ट। डॉक्टर अब्दुल साकिब बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन किया करते हैं। नेक्स्ट, there is no I in team. I is a clear नाज़े आपने पूछा था dysfunction of a team. This is number 1 dysfunction of a team. And we say I, मैं, तो ये वही होता है। अब ये आपने सवाल पूछा था कि टीम डेवलपमेंट के स्टेजेस के, आप में से किसी ने सवाल पूछा था, ये 5 स्टेजेस है टीम डेवलपमेंट की। तो पहले स्टेज पे आ जाते हैं, ये जरा ये रखिएगा, मेरे साथ रहिएगा, बड़ी जबरदस्त है ये। अगर कोई भी सीईओ आप पे बैठा हुआ है, ये कंपनी बनाना चाह रहा है, तो ये 5 स्टेजेस को देख रहा है। नंबर 1 सबसे पहले क्या जी, फीलिंग, ये है जी फॉर्मेशन स्टेज, कि जब भी कोई आप नया बंदा हायर करते हैं या कोई नई कंपनी बनाते हैं, कोई नए बंदों को कंपनी में लेके आते हैं, तो पहली फीलिंग को कहते हैं फॉर्मेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है, जब नए लोग इकट्ठे होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है, एक सस्पेंस होता है, एक फियर भी होता है, एक एंटिसिपेशन भी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है फ्रॉम ईच अदर, लेकिन पता नहीं होता भी क्या करना है। पहला स्टेप क्या है जी, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के अंदर दुनिया में कभी कोई टीम बनती है, कोई प्रोजेक्ट करना है उसकी टीम बनती है, कोई कंपनी को आपने स्टार्टअप के तौर पर शुरू किया, आपने 5 बंदे हायर किए, तो उसके अंदर ये इमोशनल साइकोलॉजिकल फीलिंग्स होंगी। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाती है स्टॉर्मिंग, फिर क्या हो जाती है रस्साकशी। पहले क्या होती है फॉर्मेशन, दूसरा ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाती है स्टॉर्मिंग स्टेज, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लोगों की ईगोस बाहर आती हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे पास ज्यादा चीज है जी, मेरे पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो वो दूसरे के साथ एक साइकोलॉजिकल किस्म की एक वॉर होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इस फॉर्मेशन के बाद स्टॉर्मिंग स्टेज, रेजिस्टेंस होती है, हॉस्टिलिटी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, लोग कहते हैं मैं इसके साथ काम नहीं करना। नाजिया इसकी बड़ी मिसाल एग्जांपल है, दुल्हन आती है तो पहले क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है पहले स्टेज पे, फॉर्मेशन, उसके बाद क्या होती है स्टॉर्मिंग, फिर आपस में वो अपनी शख्सियत बाहर निकालती है, बस बड़ी हो गई। आपको अपनी लगता स्टोरी याद आ रही है तो मैं जब नहीं आई थी मेरे साथ क्या बिहेवियर था, एक्साइटमेंट थी, एंजाइटी थी, उसके बाद फिर एक आपस में पता चल गया सास इधर है, बहू इधर है और नंदे बीच में इधर हैं, ठीक है जी, और घर वाले माँ बाप अपना फीड करके बेचते हैं उधर से, और तो एक स्टॉर्मिंग किस्म की कैफियत तो चल रही होती है। थर्ड स्टेज देखिए जी, ये आपकी हर घर की कहानी है भाई, हर कंपनी की कहानी है ये। थर्ड स्टेज है जी मेंबर अज्यूम्स पोजीशन, ये अपना अपना रोल क्या होता है। लो जी सासू माँ कहते हैं बेटा यहाँ हमारी रवायत है, तुमको 2 बजे उठती हो सुबह है जी, तो मेरा को अपना वो बर्गर खाने होते हैं, बेटा सुबह जल्दी उठा कर तुम्हें नाश्ता बनाना, देखो बड़ी बहू कितनी अच्छी, तुम नई बड़ी तो वैसी बड़ी लाडो होती है, तो वो कहती तुम यहाँ जरा इसको करना है, तुम्हें नाश्ता बना के देना अपने मियाँ को, बड़ी होगी मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे मियाँ को खाना खिलाया, अब अपने मियाँ को नाश्ता खुद ही बना के देना। फिर वो बड़ी मासूमी से कहती मुझे तो नाश्ता बनाना नहीं आता, कसम से
हैं जी, वो कहते हैं मैकडॉनल्ड पर साथ ही है, अपना सासू को मैकडॉनल्ड से मिलवा लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट बड़ा अच्छा बनता है। तो वो एक होता है कि नॉर्मिंग, फिर उसके बाद पोजीशन स्टे हो जाती हैं, रोल्स डिफाइन हो जाते हैं, एडजस्टमेंट होती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर एक नई एनर्जी आती है उस रेजिस्टेंस के बाद। अच्छा जी अब गुजारा करना है तो इसी के साथ करना है, मरना है तो इधर ही मरना है। अब बेहतर है कि अच्छे तरीके से अब हम आपस में दोस्त बन के आगे दूसरी की टांगें खींचें। उसके बाद आ जाता है परफॉर्मिंग स्टेज, दैट इज द रिक्वायर्ड, जहां एक्चुअली जो टीम का जो कॉन्सेप्ट था, जो टारगेट थे, जो शेयर्ड विजन था, जो ऑब्जेक्टिव थे कंपनी की, जो आपके सेल्स के, मार्केटिंग के कोई भी ऑब्जेक्टिव से, फिर वो जाके अचीव होते हैं। दिस स्टेज इसको कहते हैं परफॉर्मिंग स्टेज, जब सेंस ऑफ प्राइड होता है कि हमने परफॉर्म किया। नाज़िया आपने टारगेट अचीव किया, आपने 100 शेयर्स इंट्रोड्यूस कर लिए, वाह, आपने जनाब जी मार्केटिंग के अंदर आपने अपने सारे सेल्स टारगेट बीट कर दिए। तो वो जो स्टेज होती है, ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, जब सारा पोटेंशियल एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट उसके बाद जाके यहाँ तो फिर रीफॉर्मेज होती है, टीम में नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। एक सवाल आया था, वो मैं साथ साथ बहस करता चला जाऊँ, जब टीम एक्सपेंड करती हैं तो डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के एचओडीज होते हैं। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट के अपने केपीआईज होते हैं, हर इंडिविजुअल के अपने केपीआईज होते हैं। तो डिपार्टमेंट जो हेड होता है, मतलब एचआर है, तो एचआर वाला डिपार्टमेंट का पहले सीईओ खुद कंट्रोल कर रहा होता है। सीईओ जब कंपनी बनाता है वो 5-10 बंदों को खुद मैनेज करता है। जब 100, 200, 500, 1000 बंदा होता है, फिर वो जो उसके एचओडीज होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं उनके केपीआईज के। तो इसलिए जब ऊपर से जब कंपनी के गोल्स होते हैं, वो विजन मिशन को डिवाइड करके, स्लाइस डाउन करके, वो आपके डिपार्टमेंटल गोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और टेंजिबल गोल्स होते हैं, कुछ इनटेंजिबल होते हैं, उसको डिवाइड करके फिर डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उधर चले जाते हैं। जैसे बैंकिंग के अंदर आपने देखा होगा 10,000 लोग काम कर रहे हैं, तो एक रिटेल डिपार्टमेंट है, उसके आगे भी रिटेल के सब ग्रुप्स बने होते हैं। इसी तरह भी नीचे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो ब्रांचेस में काम करते हैं, वहां उनके अलग केपीआईज होते हैं। तो इंडिविजुअल्स की जो टीम्स होती है वो मिलते मिलते जो होती है बड़ी टीम्स बन जाती है, लेकिन उसका पूरा जो एक प्रोसेस होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो फीडबैक सिस्टम होता है कि किसने उसके अप्रेजल्स होते हैं, परफॉर्मेंस, उसके ऊपर उसकी मेजरमेंट होती है कि जो गोल्स थे इस टीम ने अचीव किए। अब तो नया जो मॉडल आ गया, वो टीम्स का पहले था टीम जो होती है ना, ये वर्टिकल होती थी, अब हॉरिजॉन्टल टीम बननी शुरू हो गई है, जिसके अंदर क्या होता है कि लीन कॉन्सेप्ट आ गया, लीन टीम्स का, कि आपने डिपार्टमेंट हैंडल, दे आर रिस्पांसिबल फॉर अचीविंग द गोल्स। वो फिर अगर प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो वो काम उधर ही खत्म, एडजॉर्नमेंट हो जाते हैं, नहीं तो रीफॉर्मेशन होती है। नया प्रोजेक्ट है तो नई टीम बनती है, उसमें कुछ लोग उधर से आ जाते हैं, कुछ नहीं आ जाते हैं, और ये फिर सारा प्रोसेस टीम बिल्डिंग का किसी भी कंपनी के अंदर ये स्टार्ट दोबारा हो जाता है। नेक्स्ट, अच्छा जी, एक सवाल नाज़िर ने पूछा था कि वो कौन से बेसिक ब्लॉक्स हैं जिससे टीम बनती है। तो पहला पॉइंट क्या था जी, कॉमन विजन, जैसे मैंने बोला था वो कॉमन पर्पस। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट बताई, वो पाकिस्तान की मिशन स्टेटमेंट क्या है कि, और मेरी कंपनी की मिशन स्टेटमेंट और मेरी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट अगर वो अलाइन नहीं होंगे, इसी तरह कंपनी का एक कॉमन गोल है, कॉमन पर्पस है, ये हमारा क्या है, जब तक वो डिफाइन नहीं होता आपकी अपनी कंपनी डेवलप नहीं कर सकती। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब तक रोल्स, अक्सर प्रॉब्लम आता है कि हर बंदे को कहा जाता है तुमने सब कुछ करना है, जब तक उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन डिसाइड नहीं होती, जबकि जेबीस नहीं डिफाइन होती, जेबीस बनती नहीं है, उस वक्त तक वो कंपनी तरक्की नहीं कर सकती। नाज़िया, ये बड़ा क्रिटिकल है। क्लियरेंस, सबसे पहले क्लैरिटी ऑफ द गोल्स, कि गोल्स क्या है, उसके बाद रोल्स क्या है। गोल्स के बाद क्या जी, रोल, कि आपका रोल एचआर का है तो मार्केटिंग का। अक्सर मैं कंपनियों में जाता हूँ, यकीन जाने साइलेंटली कहते हैं मेरा जो लेटर आया है जो अपॉइंटमेंट है उसमें तो ये लिखा मैं एचआर का, सर कहते थे मैं मार्केटिंग भी कर रहे हैं, मैं प्रोक्योरमेंट भी कर रहा हूँ, मैं सारा कुछ ही कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है कंपनीज के अंदर कि आपने जिस टीम को, मेंबर को हायर किया, जिस पोजीशन के लिए, अगर आपने उसके लिए उसको काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसके बाद वो देखने रोल्स क्लियर है, कंपैटिबल है और कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड, उसके बाद आ गया एक्सेप्टेड लीडरशिप। ये बड़ा कीमती पॉइंट है किसी भी टीम के अंदर। आज का जो नया कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, वो खत्म हो गया पुराने जमाने का। आज का टीम लीडरशिप का कॉन्सेप्ट, टीम लीडरशिप का मतलब क्या है कि ये नहीं कि बाय डेजिग्नेशन आप सीनियर ऑफ टीम है। एक होता है टीम कहती है सर ये मेरा लीडर है, बिकॉज ऑफ, एक होती है पोजिशनल अथॉरिटी, याद रखिएगा, एक होती है मॉरल अथॉरिटी। टीम जो होती है ना, याद रखिएगा, उसको लीडर मानती है जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको वो मॉरल अथॉरिटी होती है। और वो जो पोजीशन लीडर होता है उसकी पैसिव किस्म की या ऑब्वियस किस्म की रेजिस्टेंस होती है।
पीपल रेजिस्ट, कहते हैं मैंने तेरे लिए काम करना, until वो एक्सेप्ट नहीं करें। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेड लीडरशिप इज मोर इंपॉर्टेंट देन पोजिशनल लीडरशिप। नेक्स्ट ये देखें, एक पोजीशन का सीट भी है। नेक्स्ट फोर्थ आ गया जी, प्रोसेसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किसने किसको रिपोर्ट करना है, किसने किसको डायरेक्ट रिपोर्ट किया है, इनडायरेक्ट रिपोर्ट किया है, वो प्रोसेसेस बड़े डिफाइंड होते हैं। ये जो मैकडॉनल्ड है, ये बड़े बड़े जो आपको पता है, ये ब्रांड्स की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट नंबर 1 क्या है, वो है प्रोसेस एफिशिएंसी। बर्गर सारे बनाते हैं, लेकिन आपका KFC का बर्गर या आपका ये जो पिज़्ज़ा हट का जो पिज़्ज़ा है या मैकडॉनल्ड की जो बर्गर है, इन्होंने इतने के एक सेकंड के प्रोसेस को भी डिफाइन किया होता है। इसलिए वो आपने बोला, और पाकिस्तान में तो वो स्टैंडर्ड ही नहीं है कि यूएसए में या दूसरे एडवांस कंट्रीज में अगर वो कहते हैं 90 सेकंड तक अगर आपका ऑर्डर आपको डिलीवर नहीं हुआ तो यू कैन क्लेम फ्री बर्गर, क्योंकि प्रोसेस पे इतना ट्रस्ट है कि पता है कि 90 सेकंड के अंदर आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। इवन आप गाड़ी में जाते हैं, आप टेक अवे करते हैं, आपको पता है कि आपको पाकिस्तान में कोई ऐसा है जो इसको बीट करता है? टेक अवे मैकडॉनल्ड की गाड़ी में खड़े हो कैसे ऑर्डर देते हैं और कैसे आपको ऑर्डर डिलीवर होता है? मुझे 3 ऐसे पाकिस्तानी ब्रांड बता दें जिन्होंने इस प्रोसेस को बीट किया। जस्ट टेल मी द नेम्स। Not even a single one. कितने साल हो गए? 20-25 साल हो गए मैकडॉनल्ड को आए हुए। मगर ये उन्होंने हमने अभी तक देखें, हमने उनकी कुर्सियां मेजे बैठे लोगों के अलावा सब चीजें सेम, बंदे भी सेम रख लिए, लेकिन सर प्रोसेस को वेट नहीं कर सके। दैट इज द सीक्रेट ऑफ मैकडॉनल्ड। दूसरा क्या बोला, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी हार्वर्ड की रिसर्च है, देख लें ये कहीं 2 चीजें होती हैं किसी कंपनी को दूसरी कंपनी पे, जिसको कहते हैं ना कंपैटिटिव एडवांटेज। क्या बोलते हैं जी? कंपैटिटिव एडवांटेज होता है 2 चीजों से मिलता है, एक होता है सुपीरियर टीम्स और दूसरा होता है सुपीरियर कस्टमर सर्विस एंड एक्सपीरियंस। जो कस्टमर सर्विस ही है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस, और पहला क्या था, सुपीरियर टीम्स। ये 2 चीजें जिस कंपनी की अच्छी हो जाती हैं, टीम्स एंड कस्टमर सर्विस, उसको कोई और ब्रांड आके नहीं आता। दोस्तों खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर आज बंदा बैठा है ना, गरीब है, मसले मसाइल में बैठा हुआ है, तो यार साहब की बात लिख ले, अपना कंपैटिटिव एडवांटेज डिस्कवर कर ले। एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंपनी, एज अ टीम, मारे जाएंगे नहीं तो आप, कंपटीशन खा जाएगा आपको अगर आपका कंपैटिटिव एडवांटेज डिफाइन आज नहीं किया। आप बॉलर हैं तो फिर आप बॉलिंग के अंदर देखिए मेरा एडवांटेज क्या है, स्विंग में है, रिवर्स में है, बाउंसर में है, किस में है? आप लॉजिस्टिक्स में है, आप किस बिजनेस में, ट्रेनिंग के बिजनेस में, तो आपका कंपैटिटिव एडवांटेज क्या है? नहीं तो आपसे बेहतर कंपैटिटिव एडवांटेज वाले बैठे थे। और दूसरा खुदा के लिए लिख लेंगे, और ये अगर कोई आप में से कोई अमीर होना चाहता है, दूसरा अपना कंपैटिटिव डिसएडवांटेज भी ढूंढे। क्या बोला जी? वो क्या होता है? Weaknesses जो होती हैं। Weaknesses। एक तो आप कॉम्पिटेंट है, आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, आप टॉपर हैं अपने MBA में, IB से, फ्रांस से, लाम से, जी मैं ये मैं एक होता है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। आप बहुत स्किलफुल हैं, कॉम्पिटेंट, हाई, लेकिन आप बदतमीज हैं, आपकी एटीट्यूड नेगेटिव है, Insecurities. आपके अंदर कोई फियर्स हैं, कोई आपके अंदर कोई कम्युनिकेशन गैप है, आप अपना मैसेज नहीं कर सकते, आपका ड्रेस कोड आपको नहीं आता अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, आपका डिसएडवांटेज बन जाता है। आपका कंपैरेटिव एडवांटेज आपका कंपैरेटिव डिसएडवांटेज बन जाता है आपकी कंपनी का भी, कि यार इस कंपनी के लोग बड़े बदतमीज हैं, उसको कोई भी इज्जत नहीं करेगा चाहे जितना मर्जी आप अच्छे हो। दैट इज द पॉइंट। ठीक हो गया जी? तो आगे चले जी। फिफ्थ आ गया जी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, ट्रस्ट एंड ट्रस्ट। टीम के अंदर जो जिसे कहते हैं ना जेलिंग फोर्स, वो क्या जी? ट्रस्ट। ये ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट एक केमिकल बॉन्ड है, क्या बोलते हैं? ये ऑक्सीजन है रिश्तों के दरमियान। आपने कभी बैलून देखा है जी नाजिया? कभी बचपन में आपने बैलून के अंदर हवा भरी है? हवा भरी ना थोड़ी देर पहले। अब मुझे बताएं कि बैलून है, चलिए जरा बताएं जरा, बैलून में हवा भरी और 2 दिन आपने कमरे में रख दिया कोई आपके बर्थडे बैलून से, 2 दिन बाद आप बैलून देखो, बैलून क्या होगा? क्या? हाँ पकड़े तो वो टूटेगा भी नहीं, यानी कि वो फटेगा भी नहीं, ऐसे पकड़े जरा वो पिलपला सा हो जाएगा। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट हाथ जोड़ के गेन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप भी ऐसे ही होते हैं। हम समझ लेते हैं हमने कहा वहां पर दी थी
जब मैंने कहा था कबूल है कबूल है कबूल है, और 25 साल तक यही बात चलती रही। चाहे रिलेशनशिप हो घर का चाहे दफ्तर का हो, तो आपको डेली आवाज बननी है रिलेशनशिप के अंदर ये ट्रस्ट की। अगर आपने ट्रस्ट की हवा नहीं बनी तो वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा मिला ना मिसाल से, बीच में बस पिल से। हमारे रिश्ते भी ऐसे हैं, पिल फुसफुसे, चाहे वो कस्टमर के साथ हो या टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता हमने हर चीज को। तो ट्रस्ट क्या है? ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड है, और उसके लिए आपको ऑक्सीजन डेली भरनी होती है, वरना फिर वो बुलबुल फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जी सर। सर बस मैं यहाँ पे चीज़ रिलेट करना चाहता था कि जैसे आपने बात की ट्रस्ट की, हमारे यहाँ एक सवाल ही राइज हुआ था कि जो ग्रुप्स और हमारे जो दरमियान में हैं और या फिर जो हम बिखरी हुई कौम है, बेसिकली वो इसलिए है कि हमारे पर्सनल बायसेस और ट्रस्ट का इशू बहुत ज़्यादा है। हम दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, तभी तो वी लाइक। और ट्रस्ट क्यों नहीं करते ये सुन लीजिए जवाब। ट्रस्ट इसलिए नहीं करते कि हम अंदर से हमारी जो तस्वीर आपकी अपनी बनी हुई ना, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम बहुत छोटी है, बहुत वीक है, बहुत वीक है। हमारे अंदर वो जो मैं है ना हमारी, वो अंदर हमारी कुछ नहीं है, सिंपल एक इग्नोरेंस बेस्ड जो है ना हमारी ईगो है, फॉल्स ईगोस है। क्या बोला? फॉल्स ईगो। जो बंदा बड़ा होता है ना वो झुकता है, सुराही सर नगु होकर भरा करती है पैमाने। ठीक है, जो आला ज़र्फ होते हैं वो हमेशा झुककर मिलते हैं, जिसमें दर्ख्त में फल लगता है वही क्या होता है जी? झुक जाता है। और जब फल उसमें से उतार दिया जाता है, उसकी शाखें कहाँ चली जाती है? आसमान की तरफ दोबारा। क्यों? वो हालत दुआ में होती हैं कि अगले साल मजीद फल लगे। जरा ये समझ लीजिए साइंस, अगर फल उतरता है तो हालत दुआ में चली जाती हैं वो शाखें कि अगले साल इससे भी ज्यादा मजीद फल। एरोगेंस एज ए फॉल, खुदा की जात को जो ना वो किबरियाई सिर्फ वो है, उसको उसी को ज़ेबा है। बाकी जो ना जो किबरिया मैं तकब्बुर, इतना तकब्बुर है कि आप जाएं जरा कब्रिस्तान में, कितनी हसीन जवान लोग जमीन के अंदर, कितने आलम फाजल जमीन के अंदर कतबे। कहते हैं कि अगर महंगी हैं अपना, अगर महंगी हैं किताबें तो कतबे पढ़ा करो, अगर महंगी हैं किताबें तो कतबे पढ़ा करो। ठीक है जी, अगर महंगी हैं किताबें तो कतबे पढ़ा हैं, अगर नहीं है पैसे तो चेहरे पढ़ा करो। इंसान का चेहरा भी बहुत बड़ी, हमको पता 40-50 के बाद तो चेहरा पढ़ने अगर फान अक्सर लोगों को आता, अब शक्ल पढ़ के अल्लाह चाहता है कि कितनी लानत पड़ी हुई है, कितना अल्लाह का खास नूर पड़ा 50 तक तो सारा कुछ इकट्ठा होकर बंदे के एक्सप्रेशन बन जाते हैं। सच्ची बात है यार, अब दूर से देख के लेते हैं जैसे 50 साल की करतूतें, पूरी किताब की तरह रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं, जिंदगी को आपने सीखा है, और जिंदगी को चमचों से नहीं सीखा, जिंदगी को उंगलियों से चखा है। जिसने उंगलियों से चखा होता है वही समझ सकता है, किताब पढ़ सकता है, वरना नहीं पढ़ सकते आप। आगे जी नेक्स्ट, लास्ट में जी, ये लास्ट टीम बिल्डिंग का जो पॉइंट वो है कम्युनिकेशन, वो है ओपन कम्युनिकेशन, अंडर द टेबल कम्युनिकेशन। ये बड़ा कीमती चीज, ये आज का सेशन नहीं है कम्युनिकेशन, लेकिन टीम बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में खाली कम्युनिकेशन नहीं बोला, ये है ओपन कम्युनिकेशन। जो भी कहना है सामने को भाई, अंतर खाने सर वो ये देखो ये ऐसे है वैसे। वो लम्बी सुबह उठा ना एक बंदा, नमाज पढ़ते वक्त ना सारे उसके साथी सो गए थे, बड़ा था कमरे में, कह रहा अल्लाह में देखो नमाज पढ़ो, सारे सुनते हैं है जी। तो वो सलीम जैसा बीच में से एक शरारती सा नौजवान था, है सलीम साहब, याद है ना जब आपने कहा यार साड़ी तू शिकायत ना ला तो अपनी नमाज पढ़। वो लोग शिकायतें लगा रहे होते हैं, और जो कहना सामने गए have the courage, moral courage to say, और कहते हैं कि if I have a mistake, if I have a blunder, made a blunder, please tell me. I am responsible to correct it, not other person is responsible to correct my mistake. Next. हाँ जी, ये है जी नाज़िया आपका सवाल का जवाब। आपने पूछा था कि 5 dysfunctions of team क्या होते हैं। ये पूरी किताब है दुनिया की, वो मैं कभी आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा, जो कि समरीज होती हैं बुक्स की। अभी मैं सिर्फ आपको ये 4 चीजें बता दे रहा हूँ। सबसे पहला डिस्फंक्शन है जब किसी टीम का रिजल्ट पे तवज्जो ना हो। ज्यादातर 90% दफ्तरों में जो टीमें बनती हैं वो समोसे खाने वाली टीमें होती हैं। आज भाई समोसे मंगाओ, नहीं तो दही बल्ले मंगाओ, मौसम बड़ा अच्छा।
इग्नोर द रिजल्ट्स कि जिसके लिए वो हायर किए गए थे। सोशल क्लब बन जाता है कंपनी, अनफॉर्चुनेटली। दूसरा क्या जी? डिस्ट्रॉयड क्लब। अवॉइडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आपका सबसे बड़ा क्या होता है जब कंपनी के लोगों को गोल्स दिए और आपने उन गोल्स की अकाउंटेबिलिटी में आप फेस नहीं कर रहे। रोज़े हशर क्या है? अकाउंटेबिलिटी का दिन तो है भाई, अमाल है तू बीवी हसाबों नागुज़ीर इकबाल के तरह से निकाह मुस्तफा बिन हाब। क्या बोला सकते हैं? अल्लाह जब साहब का दिन होगा, अकाउंटेबिलिटी का दिन होगा, तो मेरा हिसाब का नबी के सामने नहीं देना। मेरे पास मेरे अमालनामे में कुछ नहीं है कि मैं तो दिखा सकूं। खुदा के लिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके नामे माल में क्या है। और तीसरा कमिटमेंट की कमी है। मुझे कोई कहता है मैं तो यार आपका मैं किसी बंदे का इंटरव्यू कर रहा होता हूँ, कहते जी कि मैंने कहा आपका क्या क्या चीज़ें में आपको आती है? सर आई हैव इंटरेस्ट इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ब्ला एंड पीआर कम्युनिकेशन। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई विल नॉट हायर अ पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन these things. I will hire a person who has a commitment for these things. Very 99% Pakistani people lack commitment. They have interest in everything, but they are not committed with one thing. बात तो सच है, कभी शाकर के नाम बात है रुसवाई की नहीं जी, विद अपॉलजी बात है हमसाई की। आगे चलें, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हाँ एक नाराज ना हो जाए, है नाजिया कोई बात कहती कहीं तो दिल ना टूट जाए या कोई ऐसी बात, तो कॉन्फ्लिक्ट का फियर होता है कि कहीं, क्योंकि लोग ना कहते हैं अगर आप ने खुश रखना है, कहते हैं आई डू नॉट नो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आई नो द सीक्रेट ऑफ फेलियर टू मेक हैप्पी ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कहते अगर आपने अगर हर किसी को खुश रखना है तो आप ये टीम लीडरशिप को छोड़कर तो आप आइसक्रीम बेचें। क्या बेचेंगी? You if you want to make happy, क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसी चीज है कि हर बंदा जो है आपको दुआएं देगा। क्या बात। लास्ट है जी एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट। ये वही हमने पहले किया कि ट्रस्ट की कमी है जिसकी वजह से 5 डिसफंक्शंस हैं। नेक्स्ट ये चैलेंजेस हैं जी। इनफॉर्मल लीडरशिप, कि एक टीम का लीडर होता है, लोग उसकी मानते नहीं और बीच में कोई और बन जाता है। टाइम मैनेजमेंट, तो टीम को टारगेट दिया टाइम के साथ, वो जी को तो छोड़े जी टाइम को जी अगले साल कर लेंगे, कोई सबक कोविड आ गया। डोमिनेशन, कंफॉर्मिटी, ग्रुप थिंकिंग हो जाती है। एक बंदे ने हाँ कहा, जो सीनियर आदमी था सबने कहा तुसी ठीक कहते, तुसी ठीक कहते, तुसी ठीक है, सब एक हो जाते हैं ताकि उसने कह दिया जान छोड़ो। जब तक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होता, जब तक पॉजिटिव क्रिटिक नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होती, टीम कभी ग्रो नहीं कर सकती। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चैलेंज है। पीपल डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गोल्स एंड द रूल्स। नेक्स्ट हाँ जी, ये हाई परफॉर्मेंस आकर साहब आपने सवाल पूछा था, ये हाई परफॉर्मेंस टीम और काम टीम में क्या फर्क होता है? ये देखिए जी, जो परफॉर्मेंस टीम होती है ना जी, सबसे पहले मैं समरी कर रहा हूँ, उसके पास पर्पस होता है, उसके पास एम्पावर करते हैं विद रिसोर्सेज, रिलेशनशिप होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमल रिकॉग्निशन एंड उनका मोटिवेशन फॉरएवर। नेक्स्ट हाँ जी, लास्ट वन है जी मेरा आखिरी जो है कि कंडेम एक्शंस नॉट पीपल। क्या बोला जी? हम क्या कहते हैं कि मरीज से नफरत ना करें, मर्ज से नफरत करें। अगर कोई बंदा सही परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस बंदे को बुरा ना करें, उसकी परफॉर्मेंस को बुरा करें। मैं पिछले 20 सालों से ये लाइन पढ़ा रहा हूँ HR वालों को कि ह्यूमन रिसोर्स को जब आप मैनेज करते हैं तो ह्यूमंस को बुरा ना कहें, उसकी परफॉर्मेंस को बुरा करें, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। दूसरा है नो मैटर हाउ मच वर्क अ मैन कैन डू, नो मैटर हाउ एंगेजिंग हिज पर्सनालिटी, मे बी ही विल नॉट एडवांस फॉर इन बिजनेस इफ ही कैन नॉट वर्क अलोंग विद अदर। आज का सबसे बड़ा स्किल है, अगर आप दूसरों के साथ काम नहीं कर सकते, दूसरों के साथ मिलकर, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। नेक्स्ट ठीक है जी। और ये लास्ट में था कि अगर आप मेडल मिल जाए, अगर कोई रिवॉर्ड मिल जाए तो अपनी टीम को दे दिया करें, आपके लिए और बड़े रिवॉर्ड। लास्ट में ये 3 मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में ये बोलता होता हूँ। आखिर में लास्ट चीज है आज के सेशन की क्लोजिंग जो है, ये 3R के टीम के अंदर ये ट्रस्ट, ये चीज़ें कैसे बिल्ड होती है, सारी प्रेजेंटेशन भूल गए। 3R जाती दफा याद रखें, ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मैं R यूज़ करता हूँ। और ये सोल ऑफ जो एक ह्यूमन रिसोर्स है या टीम बिल्डिंग है। नंबर 1 R, कि जो भी बंदा आपकी टीम में आता है, सबसे पहली जो चीज़ है, जो वैल्यू नंबर 1 है जो आपने उसके साथ करनी है,
और फर्स्ट आर लिख लें रिस्पेक्टिंग। जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? रिस्पेक्ट। ठीक है, खुद ही जो है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो मैट्रिक पास हो, चाहे वो PhD हो, उसकी रिस्पेक्ट इक्वल है। नंबर 2 रिकग्निशन, उसको रिकग्नाइज करें, उसकी छोटी सी परफॉर्मेंस को भी सेलिब्रेट करें, सक्सेस उसने कंट्रीब्यूट किया है उसको रिकग्नाइज करें। उसकी पाकिस्तान के अंदर लोग PhD हैं इन क्रिटिसाइजिंग, नॉट अ मैटर इन एप्रिसिएशन। और लास्ट आर जो है मैं अक्सर बोलता हूँ वो है आपका, उसे कहते हैं रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड। जिंदगी में सबसे चीज होती है इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड 2 तरह का होता है, एक उसकी एप्रिसिएशन भी रिवॉर्ड है और उसकी फाइनेंशियल उसका जो उसकी है वो भी रिवॉर्ड है। पैसा इंसान की एक्चुअल उसकी शख्सियत की भी दे सकता, पे ऑफ कर सकता, जैसे उस्ताद को पे ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन एक रिवॉर्ड है, एक मेहनत इंसान की वो फाइनेंशियल उसकी जो बॉटम लाइन है वो आपकी वो कैश में आती है। तो रिवॉर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स में अपनी टीम मेंबर्स को रिवॉर्ड करें। विद दीज वर्ड्स अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। ये टीम बिल्डिंग का सेशन था विनिंग टीम का। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।